बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज फ्लोरोक्विनोलोन। फ्लोरोक्विनोलोन जिसको हम डीएनए टोपो आइसोमेरेज इनहिबिटर भी कह सकते हैं, इनका जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी इनको 3 जनरेशन में डिवाइड कर देती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। डीएनए टोपो आइसोमेरेज इनहिबिटर होती है, यानी ये डीएनए की रेप्लिकेशन को ब्लॉक कर देती है। फर्स्ट के अंदर नॉर्फ्लॉक्सासिन है, सेकंड के अंदर सेप्रो और ओफ्लॉक्सासिन है और थर्ड के अंदर लीवो, जैमी और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है। यानी फर्स्ट के अंदर एक ही मेंबर है, सेकंड के अंदर 2 है और थर्ड के अंदर 3 होते हैं। तो जो नॉन फ्लॉक्सासिन है इन एलिडिक्सिक एसिड से डिराइव्ड होता है, सिर्फ और सिर्फ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होगा। सेकंड के अंदर सिप्रोफ्लॉक्सासिन और ओफ्लॉक्सासिन है, जिनका स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी रिलेटिवली ज़्यादा होता है। जो थर्ड वाले हैं, इनका ग्राम पॉजिटिव स्पेक्ट्रम एक्टिविटी रिलेटिवली ज़्यादा होता है, ग्राम नेगेटिव रिलेटिव एक्टिविटी या स्पेक्ट्रम कम होता है। तो जो सेकंड जनरेशन है इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन और ओफ्लॉक्सासिन है, जिनका ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन। तो ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई के लिए, ग्राम नेगेटिव कोकाई के लिए, ग्राम नेगेटिव डॉट के लिए और माइकोबैक्टीरिया के लिए एक्टिव होते हैं। और इसके अलावा एटिपिकल निमोनिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। एटिपिकल निमोनिया के अंदर माइकोप्लाज्मा, क्लैमिडिया और लीजियनीला हीमोफिला आ जाएगा। ओके, अब आ रही है थर्ड जनरेशन की। जो थर्ड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन है, इसमें लेवोफ्लॉक्सासिन है, जैमिफ्लॉक्सासिन है और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन होता है, जिनको रिस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन भी कहते हैं। इनके ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी होता है, एनारोब्स के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ओके, तो इनकी जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी ग्राम पॉजिटिव के लिए ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है, एंटेरोकोकाई है और मर्सा होते हैं, SEM, सैम से आप याद रख सकते हो। ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी रिलेटिवली कम होती है। फार्माकोकाइनेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक के अंदर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन आ जाती है। ओके, तो एब्जॉर्प्शन में इनकी जो ओरल बायो अवेलेबिलिटी रिलेटिवली ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन अगर आप ऐसी फूड या एंटासिड लेते हो जिसमें मल्टीवैलेंट केटाइन है, तो इनकी एब्जॉर्प्शन इंटरफेयर हो जाएगी, जस्ट लाइक टेट्रासाइक्लिन जैसी है। जो नॉर्फ्लॉक्सासिन है, इसकी वॉल्यूम और डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा कम होती है और ये सिस्टमिक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन की बात करते हैं, तो इनकी जो हाफ लाइफ है वो 3 से लेकर 8 घंटे की होती है। इनकी जो एलिमिनेशन होती है वो रीनल और हिपैटिक दोनों होती है, लेकिन जो हिपैटिक होती है वो सिर्फ मॉक्सीफ्लॉक्सासिन की है और रीनल एलिमिनेशन बाकी सबकी होती है। और जो एलिमिनेशन के अंदर एक स्टेप होता है जिसका नाम है ट्यूबुलर सीक्रेशन, इसको ब्लॉक करने वाली प्रोबेनिसिड है। तो याद करना कि जो प्रोबेनिसिड होती है पेनिसिलिन सेफलोस्पोरिन की सीक्रेशन को भी मिनिमाइज कर देती है। ठीक हो गया? ओके, तो जो रीनल इम्पेयरमेंट के अंदर आपको सब की सब डोज कम करनी पड़ेगी सिवाय मॉक्सीफ्लॉक्सासिन के, क्योंकि मॉक्सीफ्लॉक्सासिन ये बाइल के अंदर एक्सक्रीट होती है, लेकिन मॉक्सीफ्लॉक्सासिन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती क्योंकि इसकी रीनल एलिमिनेशन नहीं होती। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन को स्टडी कर लेते हैं। तो जो फ्लोरोक्विनोलोन के पास 3 प्रॉपर्टी होती है, बैक्टीरियाइडल कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग एंड द पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट है। डीएनए टोपोआइसोमेरेज को इनहिबिट कर देती है 2 और 4 को। जो 2 है उसको डीएनए गाइडेज बोलते हैं और टाइप 4 है, जो टाइप 2 वाला होता है, ये सुपर क्वाल डीएनए के रिलैक्सेशन को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन और एप्लीकेशन मिनिमाइज हो जाती है। और टाइप 4 के अंदर जो रेप्लिकेटेड डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं सेल डिवीजन में, ये उनके सेपरेशन को ब्लॉक कर देता है। फाइनली टोपो आइसोमेरेज 2 और 4, चाहे 2 और चाहे 4 हो, इन दोनों की वजह से क्या होगा, इन दोनों की वजह से डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगी और आगे उसकी रेप्लिकेशन वगैरह भी नहीं हो पाएगी। जो टाइप 2 होता है ग्राम नेगेटिव के अंदर और टाइप 4 ग्राम पॉजिटिव के अंदर होता है। मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस 4 टाइप के होते हैं, लाइक इफ्लक्स पंप है, जीनियस इनपोरिंग स्ट्रक्चर है, पॉइंट म्यूटेशन, टारगेट एंजाइम के एंटीबायोटिक बाइंडिंग रीजन के ऊपर, और लास्ट है क्विनोलोन रेजिस्टेंट डिटरमिनिंग जीन है, उसके अंदर म्यूटेशन आ जाना। जो इफ्लक्स पंप होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के अंदर, स्टाफिलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के अंदर आता है। चेंजेस इन द पोरिन स्ट्रक्चर, तो ये सुडोमोनास, कैम्पाइलोबैक्टर और सीरिशिया के अंदर आएगा। ओके, जो पॉइंट म्यूटेशन होती है टारगेट एंजाइम के एंटीबायोटिक बाइंडिंग रीजन के अंदर, तो वो भी इंपॉर्टेंट होती है। और लास्ट है म्यूटेशन, क्विनोलोन रेजिस्टेंट डिटरमिनिंग रीजन है, ये जीन म्यूटेशन होती है, GYR जीन। GYR का क्या मतलब है, गाइडेस जीन, और ये गोनोकोकस के अंदर ऐसी टाइप की म्यूटेशन देखने को मिलती होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं इनकी टॉक्सिटी को। तो इनकी टॉक्सिटी होती है, पहले हम टॉक्सिटी को कर लेते हैं, फिर हम इनके क्लिनिकल यूजेस की तरफ आते हैं। आई थिंक पहले क्लिनिकल यूजेस ठीक है। तो क्लिनिकल यूजेस के अंदर स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक है। तो नॉन स्पेसिफिक के अंदर एक ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, इसका निमोनिक होता है कीप से क्या होगा, क्लैप्सिला, एंटीरोबैक्टर, ई कोलाई है, CSS है। तो कैम्पाइलोबैक्टर, शिगेला और साल्मोनेला उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। रेस्पिरेटरी, स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है, याद करना कि वही इन्फेक्शन है जिसको ट्रीट करने के लिए कॉट्रीमॉक्सोसोल भी थी। मेनिंजोकोकल कैरियर स्टेट है, टीबी है और प्रोफाइलैक्टिक यूज होता है न्यूट्रोपीनिया पेशेंट के अंदर। ठीक है, और जो न्यूट्रोपीनिया प्रोफाइलैक्सिस है, तो ये इस्तेमाल होता था, याद करना, इमीपैनिम है, इमीपैनिम के अंदर भी ये रोल था, प्रोफाइलैक्सिस इन द न्यूट्रोपीनिया। स्पेसिफिक के अंदर सिप्रोफ्लॉक्सासिन गोनोरिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओफ्लॉक्सासिन गोनोरिया और क्लैमिडिया दोनों को ट्रीट करने के लिए
लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन गोनोरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस सेफ्ट्रियाक्सोन और सेफेक्सिम होती है। लेवोफ्लॉक्सासिन एटिपिकल कम्युनिटी एक्वायर्ड अमोनिया जो कि माइकोप्लाज्मा क्लैमिडिया लेजिनिला की वजह से होती है, उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जेमिफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जिसको रिस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा, इनको रिस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एनारोब्स के इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं, जो कि रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन वगैरह करवा सकते होती है, लंग्स की एब्सेस करवा देती है। ओके, तो स्पेसिफिक इफेक्ट में सिप्रोफ्लॉक्सासिन गोनोरिया के लिए, उफ्लॉक्सासिन गोनोरिया और क्लैमिडिया के लिए, लीवोफ्लॉक्सासिन एटिपिकल कम्युनिटी एक्वायर्ड अमोनिया के लिए, और जैमी और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जिनका वाई टेस्ट होता है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव एटिपिकल और एनारोब्स के लिए स्पेसिफिक होती है। ठीक हो गया। इनकी टॉक्सिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉक्सिसिटी के अंदर स्किन के रैशेस हो सकती है, एलएफटी एबनॉर्मल हो सकता है, फोटोटॉक्सिसिटी और न्यूरोटॉक्सिसिटी है। फ्लोरोक्विनोलोन की वजह से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन होती है। फॉर एग्जांपल कैंडिडा है, स्ट्रेप्टोकोकाई है, थियोफाइलिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा स्टमक के अंदर, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है। बच्चों के अंदर टेंडिनाइटिस करवा सकता है, टेंडन रप्चर करवा सकता है, वैसे एडल्ट में भी हो सकता है। ओके, और ये वो रीज़न बताने वाला हूँ जिसकी वजह से ये यंग चिल्ड्रन और प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। क्यों? क्योंकि ये डैमेज कर देती है ग्रोइंग कार्टिलेज को और आर्थ्रोपैथी करवा देती है। दैट इज़ व्हाई दिस इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड द यंग चिल्ड्रन। और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वो होता है थर्ड जनरेशन फ्लोराक्विनोलोन की वजह से कि ये क्यूट इंटरवल को बढ़ा देती है। अब क्यूट इंटरवल को बढ़ाने वाली कौन कौन सी ड्रग होती है? तो रिस्पिरेटरी फ्लोराक्विनोलोन है, इसके अलावा टाइप 1E3 एंटी रिदमिक ड्रग भी होती है, एरिथ्रोमाइसिन है, मैफ्लोक्विन है, क्विनिन और क्विनिडीन होती है, थियोरिडाज़िन है, ज़िप्रासिडोन और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। ये भी क्या करती है? ये भी क्यूटीसी इंटरवल को बढ़ा देती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।